विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। मतलब जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, बाकी बॉडी पार्ट्स हो, हमारे सारे एक दर से नहीं विकसित होते। भिन्न अंग भिन्न चरणों में, यानी अलग अलग स्टेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट पेस पे डेवलप हो सकते हैं, डिफरेंट रेट पर डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट आपका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टेजेस जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, बट रेट डिफरेंट हो सकता है, दर कम या ज्यादा अलग अलग लोगों में हो सकती है। अब ये डायरेक्शन का प्रिंसिपल है वैसे तो, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हमें कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। यूनिडायमेंशनल का तो मतलब ये होता है कि बिल्कुल सेम तरीके से सिंगल डायमेंशन है, कि विकास की सिर्फ एक ही दिशा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। विकास क्या है? मल्टी डायमेंशनल होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हमें सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना, उसके आसपास की सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी है। क्या है? बहुआयामी है विकास, ना कि यूनिडायमेंशनल। यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल आयाम, सिंगल डायरेक्शन को यूनि कहते हैं, यूनिडायमेंशनल, जो कि सही नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात, दिक्कत नहीं है कोई, होपफुली सभी कुछ सही है स्थिति। डेवलपमेंट इज यूनि डायरेक्शनल, यानी डेवलपमेंट क्या है? सिंगल डायरेक्शन में होता है। ये भी कहना गलत है। बात वही हो गई भाई, सिंगल डायमेंशन, सिंगल डायरेक्शन। डायमेंशन कितनी है? 4, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये मुख्य 4 डायमेंशंस हैं। तो डायरेक्शंस भी अलग हो सकती हैं, है ना। तो ये बात कहना भी गलत हो जाएगा। सिंगल डायरेक्शनल नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डिमेंशनल चीज है। अलग अलग आयाम है, अलग अलग रेट पे या दिशाओं में चीजें जाती हैं। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने आपको ये बताया था, अगर प्याजे नहीं लिखा है तो हम कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा वो डिसकंटिन्यूअस कह सकता है कि इस स्टेज में इतना होगा, इतना होगा। अदरवाइज नॉर्मली डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वूम्ब टू टूम्ब जाती है, गर्भ से कब्र तक जाती है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल एनसेफेलोकॉर्डल। एकमात्र यही बात वैसे भी सही है। यदि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं भी आया था, तब भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 1 नंबर आप ले सकते थे। बाकी के 3 ऑप्शंस को एलिमिनेशन मेथड लगा करके, यानी एलिमिनेट करके, हटा करके बाकी के 3 ऑप्शंस, क्योंकि समझ में आ रहे हैं गलत हैं। एक आयामी नहीं हो सकता, एक दिशाई नहीं हो सकता विकास, असतत नहीं हो सकता। बात हुई यहां पर विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। ये बात एकदम सही है। कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है समझते हैं कहानी को। कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है? नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, करेक्ट है, यानी सही कौन सा एक स्टेटमेंट है ये हमसे पूछा है। फटाफट से बताइए कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में या परिप्रेक्ष्य में बच्चों की विकास की प्रक्रिया वर्क करती है या कारगर है। बात सही है कि गलत है? ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब बच्चे का बचपन भी इस बात से तय होगा वो किस समाज, किस संस्कृति से आ रहा है। आपके घर का बचपन जो है, आपके घर के बच्चे का, एक 11 साल का बच्चा खुद से काम करना तो छोड़िए, जो कि करना भी नहीं चाहिए, उसकी एज नहीं है, बट उसके बचपन में आप उसको दूध हाथ में दे रहे हैं, और वहीं एक 11 साल का बच्चा आपको रास्ते में बलून बेचता हुआ नजर आ जाएगा। दुर्भाग्य है ये, लेकिन उसके लिए बचपन कुछ और हो गया। तो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो गया। जो चाइल्डहुड की का संप्रत्यय है या कॉन्सेप्ट है, वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ है। ये बात कही गई है, 100% सही है। बात कई तरीके से घुमा करके पूछी जा सकती है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन भी तो चेक करने पड़ेंगे ना। चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। देखो यहां किसी का नाम नहीं लिखा कि रॉस ने 8 स्टेज दी हैं, फलाने ने 4 दी हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा ना। तो फिर 8 स्टेज में नहीं हम इन जनरल मानते। एनसीईआरटी साफ साफ 4 स्टेजेस के बारे में बात करती है। कौन सी है वो? इन्फेंसी है आपकी, है ना। ये 4 मुख्य स्टेजेस हैं विकास की। इन्फेंसी है, जिसको शैशवावस्था कह देते हैं, जन्म से 2 वर्ष। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मेरे साथ बोल सकते हो अगर पहले से पढ़ा हुआ है, तब भी घर में शोर मचाना शुरू कर दो। फिर आता है चाइल्डहुड, जिसको अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में डिवाइड कर लेते हैं। चाइल्डहुड, इसमें भी अर्ली और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम टॉय एज कहते हैं, 2 से 6 वर्ष। लेटर यानी उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। फिर आ जाता है अडोलेसेंस। इसको अडोलेसेंस 4 अवस्थाओं में, मैंने तीसरे में ही दोनों लिख दिए हैं, इसलिए 3 नजर आ रहे हैं आपको, नहीं तो यही मुख्य अवस्थाएं हैं जो आपके विकास की अवस्थाएं। ठीक है जी, चलिए खैर, क्योंकि बाल विकास नहीं रहता फिर एडोलेसेंस के बाद, तो फिर वो ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाता है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस, यानी जिस समाज और जिस संस्कृति में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे
बच्चों के विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कहना एकदम गलत होगा। जिस समाज और संस्कृति में आप रह रहे हैं बच्चों के विकास पे उसका प्रभाव पड़ता है, वाइगोस्की भी साफ साफ कहते हैं। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोनली डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक्स, यानी सिर्फ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकता, मतलब हेरिडिटी। भाई सिर्फ हेरिडिटी से काम नहीं चलेगा। डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास जो है वो प्रोडक्ट है, गुणनफल है किसका? वातावरण एवं आनुवांशिकता का, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। आपको कितने भी अच्छे जीन्स मिले हैं, यदि एनवायरमेंट खराब मिल गया, यदि एनवायरमेंट से आपने गलत चीजें सीख ली, तो आप एक साइंटिस्ट बन सकते थे, अब आप वो धूम के चोर बन सकते हैं। मतलब जीन्स तो अच्छे मिले हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी पूरी। तो वो डेवलपमेंट जो है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो ये तीनों ही बातें गलत हैं। एक ही बात सही है कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। जिस समाज जिस संस्कृति में वो होते हैं उस तरह की चीजें वो पढ़ते हैं, उस तरह की कल्चर से वो जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई? द प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं भयंकर रूप से, हल्के से दो शब्द चेंज करेगा और मिल जाएंगे आपको, क्योंकि टॉपिक तो सेम है ना, सिलेबस तो फिक्स्ड है भाई, आना तो है ही हर एक टॉपिक से क्वेश्चन। आनुवांशिक विन्यास की पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया, यानी अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो आपके जीन्स में कोडेड हैं। जैसे कोडिंग होती है ना कंप्यूटर में, एक फोन में कुछ कोडिंग हुई होगी तभी आप कुछ टैप करते हैं तो अलार्म लगा पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं। इसी तरह से आपके जेनेटिक मेकअप में भी कोडिंग है, आपके बनने में एक कोडिंग है, और वो जो कोडिंग है वो समय के साथ अनफोल्ड होती है ना। आप जिस समय पैदा होते हैं आपको साइकिल चलाने के लिए नहीं दी जा सकती, क्यों? क्योंकि अभी आप उतने मैच्योर नहीं है, अभी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड नहीं हुए हैं अभी तक। आपके पैरों में वो जान नहीं है कि आप खड़े हो जाएं तुरंत, हाथ पैर हैं। यानी समय के साथ आनुवांशिक कारकों का अनफोल्ड होना, बाहर निकल के आना, मैचुरेशन यानी परिपक्वता कहा जाता है। ये हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से, यानी या फिर अगर हम बात कर रहे हैं लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं प्यूबर्टी हिट करने की, चाहे वो मेल्स हो फीमेल्स हो, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक सर्टेन एज पर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैचुरेशन के कारण आ रहे हैं। हेरिडिटी में वो कोडिंग है जो अनफोल्ड हो रही है समय के साथ। दांत भी निकलते हैं आपके, आप खुद से थोड़ी निकाल देते हैं खींच के, स्वयं निकलेंगे टाइम के हिसाब से कि इतने साल के हो गए, अब ये कैरेक्टरिस्टिक अनफोल्ड हो जाएगा। इस पे ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बट गलत ट्रेनिंग से नेगेटिव प्रभाव जरूर पड़ सकता है। अडेप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन, ये बातें यहां काम नहीं आएंगी क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है। इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये वैसा ही है जैसे कोई संज्ञा की परिभाषा पूछे, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो हम ये कहें कि अरे इसमें अडेप्टेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जेनेटिक डिस्पोजिशन जो टाइम के साथ अनफोल्ड हो, ये बाय डेफिनेशन मैचुरेशन का ही उदाहरण है। ठीक है ना? बहुत अच्छे समझ में आता है, बस रियाज अच्छे से ही समझ में आना चाहिए। इसीलिए इतनी कहानियां मैं एक क्वेश्चन पे पूरा घुमा करके अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि उसके आसपास की बात भी समझ आ सके। और ये क्वेश्चन जैसे ही थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो, आप ना घबरा जाएं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी यहाँ पे प्राइमरी आएगा और उधर सेकेंडरी एजेंट आएगा। यानी सामाजिकरण, समाज में कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या नॉर्म्स हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, ये सारी प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना सीखेगा, उस प्रक्रिया को सामाजिकरण की प्रक्रिया कह रहे हैं। एक प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट है, यानी एक वाहक है जो प्राथमिक कहा जाता है सामाजिकरण की प्रक्रिया को सिखाने के लिए, और दूसरा वाहक है जिसको हम गौड़ वाहक कहते हैं। कौन है प्राथमिक? परिवार होगा हमेशा, क्योंकि सबसे पहले आप पड़ोसी के घर में नहीं अपने ही घर में होते हैं, या जिस भी घर में आप हैं वो आपके लिए परिवार हो गया उस समय। तो ये प्राइमरी एजेंट हो गया सोशलाइजेशन का। तो फैमिली क्या है? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। परिवार क्या है? प्राथमिक वाहक है कि आप समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून कैसे सीखेंगे, इसके बारे में सबसे पहला इंट्रोडक्शन परिवार ही आपको देता है। कि कोई घर में आता है तो उसको पानी देते हैं या गाली देते हैं, ये डिपेंड करेगा फैमिली पे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। बाद में आप स्कूल जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, वो भी एक तरह का सोशलाइजेशन है। कॉलेज में जाते हैं तो अलग तरह का। तो परिवार क्या है? प्राथमिक कारक, और स्कूल जो है वो सेकेंडरी है। नेबरहुड का अपना कोई खास अस्तित्व है नहीं। अगर ये परिवार के साथ आ जाए तो प्राइमरी बन जाता है, स्कूल के साथ आ जाए तो सेकेंडरी बन जाता है। मीडिया हमेशा सेकेंडरी होता है, मीडिया हमेशा सेकेंडरी होता है। मीडिया सेकेंडरी होता है, यहाँ फैमिली की जगह नहीं लग सकते। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और जवाब दीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी कोहलबर्ग के अनुसार, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7-8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस मॉरल डिसीजंस, यानी कि 7-8 साल के बच्चों के लिए, 7-8 साल के बच्चों को नैतिक
निर्णय या नैतिक निर्माण के लिए कौन सी रीजनिंग लगती है, अगर 7-8 साल का बच्चा है तो उसके लिए सही और गलत किस बेसिस पे निर्धारित होगा, ये पूछा है। पहला है सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जो कि बिल्कुल सही है, बट क्यों सही है इस पे चर्चा करेंगे। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड और आज्ञा पालन। भाई हमें पता है कि जो चाइल्डहुड या 10 साल तक की उम्र की कहानी है वो आपकी प्री कन्वेंशनल में आती है, जिसकी पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। फिर आता है आपका एडोलेसेंस वाला पीरियड, फिर एडल्टहुड की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये पहली अवस्था है, मतलब बच्चा चाइल्डहुड में है तो आपको पता है चाइल्डहुड के बच्चे के लिए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस जो है मुख्य चीज है। 4 से 10 वर्ष की जो उम्र है वो पहली अवस्था में, फिर एडोलेसेंस बीच में, फिर एडल्टहुड आपका थर्ड में। समझते हैं कहानी क्या चल रही है। कोलबर्ग की थियरी आपको पता है, फटाफट से 1 मिनट देके पूरी थियरी को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। ये बार बार जितनी बार रिवाइज करोगे, ये मत सोचो हमने पढ़ लिया है हमें पता है। ये पता वाले सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं पेपर में, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, फिर वहां आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें पता है इसकी 3 कैटेगरीज हैं, है ना। हमें ये 3 बॉक्स में समझना है। वो 3 बॉक्स कौन से हैं? एक है प्री कन्वेंशनल, 3 लेवल बताए हैं इन्होंने, इसको पूर्व पारंपरिक कहते हैं, है ना, 4 से 10 वर्ष की अवस्था। और दूसरा है कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल या फिर पारंपरिक अवस्था। इसको लेवल की बात हो रही, 3 लेवल है ना, 12 से 13 या 12 से 14, 10 से 13 भी कई लोग कह देंगे। बेसिकली एडोलेसेंस वाला पीरियड इसी में आ जाता है। और फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल, ये एडोलेसेंस से और अडल्टहुड तक की बात है, यानी उत्तर पारंपरिक। इस पे एज पे क्वेश्चन वैसे कम ही आता है। अब आपको ये पता है इसमें भी 2 स्टेजेस हैं पूर्व पारंपरिक में। इसमें एक्सटर्नली बच्चों की खुद की मॉरलिटी नहीं होती, एक्सटर्नल मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स पे वो चलते हैं। जैसे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी दंड से बचने के लिए क्या करेगा बच्चा? आज्ञा का पालन करेगा, ये पहली अवस्था है। दूसरी क्या है? म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, जिसको हम कह देते हैं, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट की अवस्था है कि बच्चा जैसे को तैसा, तूने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैं तेरी नोटबुक या लंच खा जाऊंगा, कल मैंने लंच दिया था आज मेरे को वापस दे। तो ये क्या है? टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज सेकेंड अवस्था है। फिर आता है थर्ड, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। मतलब माँ बाप तुम पे प्राउड महसूस करेंगे यदि तुम सच बोलोगे, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे, ये सब तारीफ जो है नाइस बॉय और गुड गर्ल में है। फिर आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन भी कह देते हैं कई लोग। इसमें होता है रूल्स आर रूल्स, जो समाज ने नियम बना दिए वो फाइनल है, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर आपका आता है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, नहीं है, इसका नाम है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स। पूरा नाम जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन या इंडिविजुअल राइट्स। अभी मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख रही हूं ताकि आपको इंडिविजुअल राइट्स वाली बात याद रहे, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण यही है कि समाज में नियम है लेकिन इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं, जरूरत पड़ी तो नियमों को बदला जा सकता है, ये एक बात है। लास्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे आप यदि आपके जो एथिक्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, मतलब बहुत ज्यादा बड़े वर्ग के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए आप सबसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। इंडिविजुअल राइट्स में क्या है कि नियमों को बदला जा सकता है। भाई रेड लाइट पे अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो जंप की जाती है एक्सेप्शन में, या एम्बुलेंस है तो उसका जाना गलत नहीं है। ये क्या हुआ? इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई कि यदि जरूरत पड़े तो वो नियमों में बदलाव संभव है। लेकिन एक बड़े मुद्दे के लिए जब आप लड़ रहे हैं अकेले, तो जैसे आजादी, तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स हो गया। फिर यहाँ पे आपके खुद के एथिक्स होते हैं जो वर्क करते हैं। तो ये 3 लेवल्स थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, ये कहता है सीरिएशन इन जीन पियाजेस थियरी रेफर्स टू, यानी जो सीरिएशन है पियाजे की थियरी में, यानी पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता जो है वो किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। सीरिएशन वर्ड आपको पता है किस स्टेज में आता है? बताओ सीरिएशन किस में आता है? तो सीरिएशन इन जीन्स पियाजेस थियरी रेफर्स टू द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ, यानी लेंथ के आधार पर, लंबाई के आधार पर एक डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए आप सीरीज में लगा पा रहे हैं। यानी ये हाइट में छोटा है, इससे बड़ा हाइट में ये मार्कर है, फिर सबसे बड़ा ये पेन है। तो ये क्या हुआ? सीरीज में लगाना सीख लिया आपने, या फिर कलर के आधार पे आपने बांटना सीख लिया। आधार पे मतलब सीरीज में यही होता है, बढ़ते क्रम में, और वो क्लासिफिकेशन में चला जाएगा जो कलर के आधार वाली बात मैं कर रही हूं। यहां लेंथ वाइज रहेंगी चीजें, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ठीक है।
तो ये बात तो एकदम सही है। द एबिलिटी, और वो भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन का ही एग्जांपल दिया था कि प्रॉपर जो कई डायमेंशंस के आधार पे क्लासिफाई करना वो कॉन्क्रीट में आता है। शुरुआत जो है उस क्लासिफिकेशन की वो हो जाती है प्री ऑपरेशनल में ही, सीरिएशन यहीं पे आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एक नंबर में पूछ रहा है तो आंसर इसका यही है, लेकिन शुरुआत पहले हो जाती है। तो इनकेस कभी आपको लगे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ऑप्शन में ही नहीं है, तब आप जा सकते हैं वहां। द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरों के परिप्रेक्ष्य को समझना, इसको कहते हैं कि अब बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म जा रहा है, डिसेंट्रेशन आ गया है। नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, ऐसा भी नहीं है कि वो खुद से बात कर रहा है, सेल्फ टॉक। द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, यहां पे इसकी भी कोई बात नहीं, ये स्पेशल इंटेलिजेंस में चला जाएगा। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दोनों आते कहां हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नसीमा अ 5 ईयर ओल्ड, यानी 5 साल की बच्ची, एज पे ध्यान दीजिएगा, है ना। नसीमा एक 5 साल की बच्ची है, इज सर्टेन दैट रोलिंग आउट अ बॉल ऑफ क्ले इनटू अ स्नेक क्रिएट्स मोर क्ले। क्ले मिट्टी समझते हो, वो जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले आजकल खेलने के लिए भी आती है बच्चों की, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल अगर आपको अच्छा करना है तो बच्चों को क्ले मिट्टी का इस्तेमाल करने को कहा जाता है कि वो अलग अलग शेप बनाए, तो उससे उनका फिंगर्स पे कंट्रोल आता है, उनकी सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होती हैं। ग्रॉस मोटर के लिए तो आप दौड़ना भागना सीख लेते हैं, पहले ग्रॉस मोटर आती है फिर बाद में फाइन मोटर आती है, ठीक है ना। गुड इवनिंग सनी, ठीक है। तो ये जो बात है कि क्ले मिट्टी, मान लो एक क्ले की बॉल है या आटा ही है फॉर दैट मैटर, आटे से आप वो बनाते हैं ना गोल गोल, फिर उससे अगर आप बड़ी रोटी बना दे रहे हैं तो बच्चे को लगेगा कि अब ये जो वो आटा था उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई। या क्ले से, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो एक पेपर था, मान लीजिए जब मैंने इसको एक क्ले की तरह, ये क्ले है और इस क्ले से जब मैं कोई लाइन बना दे रही हूं बड़ी सी, या जितनी भी बड़ी बनेगी, तो बच्चे को लगेगा इस क्ले की क्वांटिटी बढ़ गई, पहले ये छोटी थी, अब क्योंकि इसको ऐसे रोल कर दिया गया है, ऐसे रोल कर दिया गया है, तो ये क्या बन गया, क्वांटिटी ज्यादा बन गई, वो जो क्ले थी वो बढ़ गई। जबकि ऐसा नहीं है, क्ले उतनी ही है जितनी बिना स्नेक बनाई थी। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड हर थिंकिंग, भाई क्या तर्क लगाएगा बच्चा इसमें। और ये कहां होती है, ये बात प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज किसको कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लॉजिक से पहले की अवस्था, 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल। बात ठीक है नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस ये बिल्कुल नहीं है, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस वो है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा हो गया ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ, या ए इज टॉलेस्ट, ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस है कि आपने अनुमान लगाया है ये वाली रीजनिंग लगा करके। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट लगेगा, साइंटिफिक थिंकिंग लगेगी, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है ना। तो हम ये कहेंगे कि बच्चा जो है उसकी जो रीजनिंग है वो सेंटर्ड है, सेंट्रेशन है बच्चे में, अभी क्या है, सेंट्रेशन है बच्चे में। पढ़ते हैं फिर से। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, बताइए। जीववाद नहीं है इसका उत्तर। बच्ची ने स्नेक को रियल नहीं समझ लिया है, सजीव नहीं समझ रही है वो, यहां पे सेंट्रेशन है, सेंट्रेशन इसका उत्तर है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो ध्यान है वो केंद्रियता के कारण, उसकी सोच में केंद्रियता है, उसके तर्क में केंद्रियता है, यानी उसका फोकस सिर्फ एक एस्पेक्ट पे है, लेंथ पे, कि सांप की लेंथ ज्यादा होती है तो मिट्टी बढ़ गई, जबकि डिसेंटर करके देखेगी तो वही तो क्वांटिटी है सेम। तो सेंट्रेशन की वजह से ईगो सेंट्रिक रहता है बच्चा, या रिवर्सिबिलिटी, वो कंजर्वेशन नहीं आ पाता, जो माउंटेन वाला एक्सपेरिमेंट था पियाजे का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फटाफट से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, लेव वाइगोस्की ऑफर्ड अ थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ, यानी वाइगोस्की ने किस सिद्धांत को ध्यान में रख करके अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ये प्रिंसिपल ऑफ, ये आपके पेपर में ही गलती होगी, ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाला नहीं, ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होगा, PLE वाला, ना कि AL वाला, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो ये है कि जो प्रिंसिपल है यहाँ पर, जो वाइगोस्की की थियरी है, उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उस थियरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच। आपको मैंने बैच में भी बताया था थियरी पढ़ाते हुए, यूट्यूब पे भी कभी ना कभी तो बताया होगा। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, जिसमें ये 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। BPL कार्ड की तरह वाइगोस्की चलाते हैं SCL कार्ड, समाज, संस्कृति, लैंग्वेज, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है उनकी थियरी में। तो इनका जो सिद्धांत है कि बच्चे का संज्ञान, उसकी समझ जो बनती है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आता है। यानी वाइगोस्की क्या है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, जो ये मानते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतः क्रिया करके, इंटरेक्शन करके अपने दिमाग की समझ को बनाता है। जबकि पियाजे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उग्र
रचनावादी हैं। उग्र कौन होते हैं? जो होल सोल बच्चे की एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, वो समाज के साथ इंटरेक्शन पे उतना फोकस नहीं कर रहे। कौन? पियाजे। जबकि वाइगॉस्की सामाजिक रचनावादी है, क्योंकि समाज के साथ इंटरेक्ट करके बच्चा स्कूल जाएगा, 4 बच्चों से मिलेगा, अपनी समझ बनाएगा, या आसपास की चीजों में होगा। बाकी तीनों तो बच्चे को उस तरह से एक्टिव रखते ही नहीं है, चाहे वो बिहेवियरिज्म हो। साइको एनालिसिस का पर्पस ही डिफरेंट है। बच्चे को कोई फ्रस्ट्रेशन है, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब उससे जुड़ जाती है। यूनिवर्सलिज्म एज सच हम पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 और जवाब दीजिएगा। मिडिल चाइल्डहुड की एज अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों के बीच से निकलती है। आप कुछ हद तक ये कह सकते हो कि लेटर चाइल्डहुड वाली एज मिडिल चाइल्डहुड में मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, भाई अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड होता है 6 से 12 वर्ष, दोनों के बीच से निकाल लो 5 से 7 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, ये आ जाती है मिडिल चाइल्डहुड निकल के। अलग से मिडिल चाइल्डहुड एनसीईआरटी वगैरह नहीं देते, बट वहीं से निकाल लेनी है। और रेयर ही कभी क्वेश्चन आता है सीटेट में, तो कभी रेयर ही आएगा। दोनों के बीच की अवस्था आ जाती है मिडिल चाइल्डहुड, अलग से कोई अलग से स्टेज ऐसी नहीं है। स्पेशली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगॉस्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ, यानी बच्चे का खुद से बोलने की क्रिया को क्या कहेंगे? मैं खुद से बात करूं, यार हिमांशी आज तो ठीक से काम नहीं किया, कल क्लास की छुट्टी हो गई थी, ये हो गया था, अच्छा ऐसे कर लेंगे यार, इस सैटरडे यहां जाना है, कल सुबह वहां जाना है, क्यों बताऊं कहां जाना है। ये क्या है? खुद से बोल रही हूं मैं। इसको प्राइवेट टॉक कहते हैं। मतलब मैं अपने एक्शंस को गाइड करने की कोशिश कर रही हूं कि कल हम ये सब्जेक्ट कर लेंगे, परसों ये कर लेंगे, खुद से बातें। अब ये जो खुद से बातें हैं, इसको प्राइवेट टॉक कहते हैं। कौन? वाइगॉस्की। ठीक है, देखिए लेव वाइगॉस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद को, यानी खुद से बात करने को, सेल्फ टॉक को क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद, निज वाक कहेंगे इसको। टॉक अलाउड नहीं है, ये सेल्फ टॉक है। टॉक अलाउड हो सकता है मैं जोर जोर से बोल के निशा से बात करूं, लेकिन जब मैं खुद से बात कर रही हूं वो प्राइवेट स्पीच है। ठीक है ना? बात क्लियर है या नहीं है? इसका फोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प। इसका फोल्डिंग खुद से बात करके आप खुद को दे रहे होंगे, वो एक डिफरेंट कहानी हो गई। ठीक है ना? जब आप सेल्फ डायरेक्शन देता है बच्चा, अपने सेल्फ रेगुलेशन करता है, ये भी क्वेश्चन आता है, स्व निर्देशन देता है बच्चा खुद को, या स्व नियमन करता है प्राइवेट स्पीच करके, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में ये होती है ना? कौन कहते हैं? वाइगॉस्की। ईगोसेंट्रिज्म या ईगोसेंट्रिक टॉक इसी को कह देंगे, लेकिन पियाजे की भाषा में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। टॉक अलाउड तो जोर से बोल के बात करना किसी से भी हो सकता है, खुद से ही थोड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील का मतलब है जो प्रगति की ओर है, जो आगे बढ़ने की ओर है, जो बेहतरी की ओर है। तो पहला ऑप्शन है फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया हुआ ड्रिल और प्रैक्टिस कोई खास अच्छी नहीं होती आपके पेपर के अनुसार, क्योंकि ड्रिल एंड प्रैक्टिस में इतना रेपिटेशन है। रेपिटेशन या पुनरावृत्ति कुछ चीजों में तो ठीक होती है, लेकिन बार बार रट्टे लगाने जैसा बन जाता है, फिर ये रोट लर्निंग की तरफ चला जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बस रटते रहो, समझने पे फोकस यहाँ कम हो जाता है। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस को उतना पॉजिटिव यहाँ नहीं मानते, और स्पेशली प्रोग्रेसिव एजुकेशन का तो ये हिस्सा नहीं है। ये बिहेवियरिज्म में या व्यवहारवाद में कुछ हद तक आ सकता है, जहां कुछ चीजों में रिपीट करने को ज्यादा कहा जाता है। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, बच्चे को अलग थलग नहीं किया जाता, और एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग उतनी अच्छी नहीं मानी जाती कि जो फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं उनको एक साथ रख दो, थर्ड वालों को एक साथ रख दो, सेक्शन बना दिए जाते हैं। तो इसको बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, बहुत जरूरत पड़ने पे करनी पड़ती है, और उसमें भी मिक्स्ड एबिलिटी करनी चाहिए। अलग अलग तरह के बच्चों को एक ग्रुप में रखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक तरह के बच्चों को। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये बात कुछ अच्छी कही। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है हम आगे बढ़ रहे हैं किसके साथ? समाज के साथ, लोगों के साथ। तो कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, असिस्टिव लर्निंग या फिर डिस्कवरी लर्निंग, जहां बच्चा एक्टिव है, प्रेजेंट लाइफ के लिए सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका सीखना, ये सब जॉन डुई की बात हो रही है। सहयोगिता पूर्ण अधिगम, यानी बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, क्लास अलग से ली थी मैंने इस पे। यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, जी नहीं, रिवॉर्ड पनिशमेंट का यूज अच्छा नहीं माना जाता। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में हमने ये बात पढ़ी थी, आपको याद होगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात जब की थी 2-4 क्लास पहले, यूट्यूब पे क्वेश्चंस किए थे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अ चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स, यानी एक बच्चे में क्षमता है कि वो दूसरों की इच्छाओं को, दूसरों की इंटेंशंस को, कि कोई व्यक्ति आपको पागल बनाने की इंटेंशन से आ रहा है, ये आप समझ पाए। आज बहुत मस्का लग रहा है जब आप पिताजी को या माताजी को बहुत ही एकदम प्रेम में, भाव में, अरे मम्मी चाय चाहिए, अभी लेके आती हूँ, है ना, मम्मी पानी चाहिए, आज मम्मी घर का सारा काम मैं करूंगी, आज खाना मैं बनाऊंगी, मेरी मम्मी बहुत थकी हुई रहती है। ये क्या है? ये बकैती है पहले तो, और दूसरा मम्मी को ये समझ आ जाती है कि बेटा क्या चाहिए बता दो। या पिताजी के केस में भी ऐसा ही हो सकता
है ना, कि क्या चाहिए बता दूं, तो फिर आप कहेंगे अच्छा वो चाहिए था, एक नया फोन आया था, नया फोन लेना था, ये वो दुनिया भर की बातें। तो ये क्या है, आप दूसरों के इंटेंशन और डिजायर्स को यदि समझने में अच्छे हैं तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। निशा ये अक्सर करती है इसलिए उसको बहुत हंसी आ रही है। तो अंतराव्यक्तिक बुद्धि, अंतःव्यक्तिक होती है स्वयं को जानने वाली। हिंदी में इसकी गड़बड़ होती रहती है, इसमें राइटिंग मिस्टेक होती रहती है, लोग कभी अंतर लिख देते हैं, कभी अंतः लिख देते हैं, बट इंग्लिश में इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना बात। तो अगर हम बात करें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की, यानी अदर्स की मोटिवेशंस, अदर्स के इंटेंशंस, अदर्स की डिजायर, अगर सेल्फ खुद की डिजायर्स, खुद के मोटिवेशन को समझने वाली बात होती तो इंट्रा पर्सनल हो जाता। इंट्रा का मतलब ये होता है सेल्फ, इंटर का मतलब दो या दो से अधिक, इंटर स्टेट बसेस चलती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती हैं, इंटर का मतलब ये दो या दो से अधिक। जैसे इंटरनेट है इवन, तो सब जगह पे है। एक इंट्रानेट होता है, कभी पढ़ा हो। नेचुरलिस्टिक तो गार्डनर वगैरह में हो जाएगी, फार्मर्स में हो जाएगी। स्पेशल इंटेलिजेंस हो जाएगी जो लोग आर्किटेक्ट वगैरह हैं, मूर्तिकार हैं, ठीक है ना। चले आगे बढ़े। चलो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं कुछ नहीं सुन पा रही हूँ, क्या बोल रही हो तुम देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एनपीई की बात हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रपोज्ड इन एनपीई 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, बताइए कौन सा कथन प्रस्तावित है। Being educated in one's mother tongue is detrimental to educational and technological advancements। अब कुछ लोग इतनी जल्दी में रहते हैं, उनको हर चीज का शॉर्टकट चाहिए। अब वो मदर टंग तक पढ़ के ही सही लगा देंगे उत्तर को कि मदर टंग की बात हो रही है, सही है बात, जबकि मदर टंग का नेक्स्ट ही वर्ड लिखा हुआ है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल होता है रुकावट है, तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। डेट्रीमेंटल नहीं हो सकता। मदर टंग का यूज कभी भी ये आपको आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है, रुकावट नहीं है। तो इसलिए आपको पूरा पढ़ के समझना जरूरी है सीडीपी में लैंग्वेज को। फिर आता है बी ऑप्शन, स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। क्यों भाई, इंग्लिश क्यों होनी चाहिए फर्स्ट लैंग्वेज? हमेशा हम कहेंगे मदर टंग होनी चाहिए, मातृभाषा बच्चे की, है ना। तो ये बात भी गलत हो गई। फिर आता है मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग चिल्ड्रन। ये बात सही है, और ये इस बार जो अभी 2023 में पेपर हुआ उनमें भी रिपीट हुआ है, जबकि 2022 वाला एक सेट में आपको करा रही हूं, अभी भरपूर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। इसीलिए कह रही हूं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिया आपने, पिछले 2 साल का भी, तो काम बन गया। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ये रिसर्च भी कहती है कि जिन लोगों को 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं, या वो क्लासरूम जो मल्टीलिंगुअल है, जहां कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे और समझ भी उनकी बेहतर होगी, संज्ञानात्मक क्षमता उनकी बेहतर होगी। फिर आता है डी ऑप्शन, बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग। ये बात जो है गलत है कि द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है। ये बात गलत है। हम बाधा की तरह नहीं देखते, एक संसाधन की तरह देखते हैं बहुभाषिता को। मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स, यानी बहुभाषिकता एक संसाधन है। ये आपके हिंदी और इंग्लिश के पेडागोजी में एक टॉपिक भी है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई, जेंडर रोल्स, यानी जेंडर भूमिकाएं या लिंग भूमिकाएं, हिंदी में कुछ भी लिख सकता है, दोनों ही। जेंडर रोल्स आर लर्नेड बिहेवियर, इनेट बिहेवियर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस या जेनेटिकली डिटरमिन्ड कंस्ट्रक्शंस। मतलब क्या है बताइए। जेंडर रोल्स क्या है? बायोलॉजिकल डिस्पोजिशंस हैं। जेंडर लिखा है भाई, सेक्स नहीं लिखा है। सेक्स लिखा होता तब तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन कहते कि महिला और पुरुष अलग तरीके से बने हैं, उनमें महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, पुरुष में कुछ और होगा। मतलब ये जैविक विशेषताओं की बात हो रही है। सेक्स तो लिखा हो तब तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट लिखोगे, हैं? जेंडर को कैसे बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कह दोगे भाई? ये तो गड़बड़ हो गई। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कभी सिलेबस उठा के पढ़ना सीटेट का, ये टॉपिक भी है आपका। लिंग एक सामाजिक रचना के रूप में समाज ने बनाया है जेंडर रोल्स को, है ना। तभी हम देख रहे हैं इतना जेंडर बायसनेस और जेंडर स्टीरियोटाइप है, क्योंकि आधे लोग तो अभी भी यही कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जेंडर, जो कि समाज ने बनाया है। झाड़ू महिलाएं अच्छी लगाएंगी, ये किसने लिखा है? समाज ने बनाया है। तो लर्नेड बिहेवियर है जेंडर, कोई बायोलॉजिकल बिहेवियर नहीं है या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है जेंडर रोल्स। जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल है, जेंडर समाज ने बनाया है। किसने पढ़ा दिया आपको? देखो लर्नेड बिहेवियर है, तो ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फटाफट से। आज हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं बट डीप में चल रहे हैं, प्रॉपरली समझ के चल रहे हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक असेसमेंट का मूल्यांकन का तरीका है जो सीबीएसई ने लागू किया था, जिसको सतत एवं समग्र मूल्यांकन कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार आप बच्चे को पूरे साल किसी ना किसी फॉर्म में आकलन करते रहते हैं कि कितना सीखा, कैसे सीखा, कितना सीखना बाकी है। कॉम्प्रिहेंसिव होता है
करिकुलर एंड को करिकुलर दोनों पक्षों को, यानी शैक्षिक पढ़ाई लिखाई, पेपर पेंसिल टेस्ट वगैरह, और सह शैक्षिक मेहंदी लगाने में कैसा है, फुटबॉल खेलने में कैसा है, सिंगिंग में कैसा है, बाकी सारे एस्पेक्ट्स करिकुलर को करिकुलर दोनों आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में, ठीक है ना। तो ये बात आती है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर। कौन सी बात सही है? कंपेयर करने के लिए कभी भी कोई भी आकलन नहीं होता कि एक बच्चा है ए, दूसरा बच्चा है बी, तुम बी से अच्छे हो, तुम सी से अच्छे हो, शर्मा जी का बच्चा फर्स्ट आया, वर्मा जी का बच्चा ये आया। कंपेयर नहीं करना बच्चों को आपको, ये सबसे नेगेटिव बात है, ठीक है। टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट्स, यानी बच्चे की समझ का आकलन और अपने पेडागोजी में, पेडागोजी क्या है? जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, आपके टीचिंग के फंडे एज अ टीचर, या फिर आपका वे ऑफ टीचिंग, आपकी साइंस ऑफ टीचिंग, आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग, उस पेडागोजिकल वेज में, उस पेडागोजी में परिवर्तन कर पाएंगे आप बच्चे का आकलन करके कि बच्चे को समझने में कहां दिक्कत आ रही है। तो ये बात तो एकदम सही है, सीसी इसीलिए लाया गया कि फीडबैक दिया जा सके और बेहतर किया जा सके लर्निंग को, आप जान सकें बच्चे को कितना आता है और कैसे उसको बेहतर करेंगे। रैंक करने के लिए, लेबल करने के लिए, पास और फेल का ठप्पा लगाने के लिए इसलिए नहीं होता आकलन। तो बाकी के ऑप्शन सारे नेगेटिव हैं, सिर्फ बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट आप जवाब दे पाएंगे। बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड, यानी आकलन का तरीका निर्धारित करने से पहले, डिसाइड करने से पहले कि किस मेथड से असेसमेंट होगा, पेपर पेंसिल पे लेंगे, ओरल क्वेश्चन पूछेंगे, कोई और एक्टिविटी करा के जांचेंगे बच्चे को, ये सब डिसाइड करने से पहले व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड, यानी टीचर को किन बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए, बताइएगा। पहला ऑप्शन है हु इज गोइंग टू यूज द रिजल्ट्स बिसाइड मी, यानी मेरे अलावा ये जो रिजल्ट्स आएंगे इनको कौन कौन यूज करने वाला है। प्रिंसिपल देखेंगे, बच्चे के पेरेंट्स देखेंगे, कौन देखेंगे? बात तो सही है। फिर आते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। लर्निंग कर्व्स क्या होते हैं कि बच्चा किस चीज को स्लो सीखता है, धीमे सीखता है, सबसे जल्दी कब सीखता है, जांचना कि कितने समय में कितनी चीज बच्चा सीखता है, ये लर्निंग कर्व है। किसने दिया था? हरमन एबिंगहॉस। फिर आता है विच मेथड वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई पेडागोजी, एज अ टीचर मेरे मेथड्स में कोई पंगा तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, या कौन से मेथड्स अच्छे हैं उन पे मैं प्रकाश डाल पाऊंगी। ऐसे मेथड मुझे असेसमेंट के लिए लेके आने ताकि मुझे भी पता लग सके कि इतने % लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है, या ये तरीके से मेरे को इस तरीके से इस चीज को समझाना है, या दोबारा समझाने की जरूरत है। Which method would help to label and segregate students, ये बात एकदम गड़बड़ हो जाएगी। आप लेबल और सेग्रीगेट बच्चों पे ठप्पा लगाने के लिए, तुम पास हो, तुम फेल हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बुद्धू हो, इसलिए आकलन नहीं करते, है ना। बच्चे में कमियां निकालने के लिए नहीं, उसको सुधारने, उसको बेहतर करने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोनों ही बातें जो है यहाँ सही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है। देखिए क्या पूछा है। इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लाइज दैट, यानी समावेशी शिक्षा जो है उससे क्या अभिप्राय है। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा बी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी EWS को लागू करना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में, इसी को समायोजन कहते हैं, इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा कहते हैं कि आप सबको इंक्लूड कर ले रहे हैं। तो सिर्फ EWS क्या, हर तरह के बच्चे को साथ लेके चलना, वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ना कि सिर्फ ये बात। बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी। जो डिसेबल्ड बच्चा है या किसी भी प्रकार का बच्चा है, स्पेशल स्कूल में नहीं डालना। इंक्लूसिव स्कूल का मतलब ये हर तरह का बच्चा आप ही के स्कूल में होगा, नॉर्मल रेगुलर स्कूल में। कहां होगा? सामान्य स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन का ध्यान रखेंगे, दैट्स इट। ओनली इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाएगी भाई? जो भी मदर टंग होगी या जो भी जरूरी भाषा होंगी, जो भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का प्रयोग होगा गवर्नमेंट स्कूल में भी। तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है, ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, यानी योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ये बात इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। इक्वालिटी और इक्विटी के प्रिंसिपल की बात करती है, समता एवं समानता की बात करती है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। इस पे मैं एक सेशन ले चुकी हूं अभी रिसेंटली, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, असर्शन एंड रीजनिंग। ये पेट पे बाण मारने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए असर्शन यानी कथन और रीजन है आपका कारण। तो कथन है एक और उसका कारण देखना है आपको। कथन क्या है? व्हाइल टीचिंग अ टीचर शुड यूज अ वैरायटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। यानी जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, वैरायटी ऑफ वेज को यूज करना चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको आप चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, उदाहरण डिफरेंट दे सकते हैं। 70 तरीके हैं, किसी भी एक चीज को पढ़ाने का एक ही तरीका नहीं है, ठीक है ना। देखिए, while teaching a teacher should use a variety of ways to represent the context of teaching, यानी डिफरेंट वेज में टीचर को पढ़ाना चाहिए, एक चीज को डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या दिया इसका? टीचर्स नीड टू अडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड्स ऑफ
लर्नर्स, क्योंकि विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं तो टीचर को उसी तरह से अपनी पेडागोजी में, अपने वेज ऑफ टीचिंग में परिवर्तन कर लेना चाहिए। बात एकदम सही है या गलत है? एकदम सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों ही बातें सही हैं और जो रीजन दिया है वो सही से एक्सप्लेन करता है कि क्यों परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट तरीके से बच्चों की नीड्स को हम सूट कर पाएंगे यदि मल्टीपल वेज में पढ़ाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये कहता है अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, यानी बच्चे को रोजमर्रा में लिखने में दिक्कत हो रही है, निरंतर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जब भी वो लिखता है कुछ ना कुछ गड़बड़ें उसकी होती रहती हैं। शी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स को यानी लेटर्स को फॉर्म करने में, उसको ए बनाने में, बी बनाने में गड़बड़ होती है, वो ठीक से नहीं बना पाता। एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब उसको पता है एक तो 100 लिखा, फिर या तो ज्यादा पास लिख दिया या फिर एक वर्ड से दूसरा वर्ड ज्यादा ही दूर लिख दिया, कितना स्पेस प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा बच्चे से। These characteristics hints towards which of the following learning disability, है ना? ये आपकी सीटेट की ही अंग्रेजी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, hints towards नहीं होगा, hint towards, ठीक है ना? तो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, देखो पढ़ने में यही बात होती तो हम कह देते डिसलेक्सिया है, लेकिन ये बात लिखने से संबंधित है। कैलकुलेशन में एंजाइटी होती, समस्या होती कुछ, तो हम कह देते डिसकैलकुलिया है। एडीएचडी होता है बच्चा उठ के घूमता फिरे, टिक ना पाए एक जगह पे, उसका ध्यान ना टिके, अटेंशन में कमी हो, इंटरेस्ट नहीं हो, तो वो सब हम मान सकते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ डिस्ग्रेफिया की तरफ ही ये सही उत्तर हमें लेके जा रहा है, क्योंकि लिखने में, राइटिंग से संबंधित समस्या है बच्चे को, है ना? लिखने में ये भी लिखा जा सकता था, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता था, इलेजिबल राइटिंग है, यानी पढ़ने योग्य नहीं है, जो लिखा जा रहा है वो पढ़ नहीं पाएंगे। आप ऐसे बच्चे की नोटबुक अगर उठा करके देखेंगे, कॉपी जो है उसकी उठा करके देखेंगे, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ भी किलम काटी कुछ भी लिखता है वो, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि लिखने में समस्या है ना? आलेख वैकल्य या फिर डिस्ग्राफिया भी लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए और जवाब दीजिए। ये कहता है टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को केटर करने के लिए। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं भाई? सभी लोग डिफरेंट है, बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस हैं। 30 बच्चे हैं क्लास में, 30 एक तरीके से सीखेंगे जरूरी नहीं है ना? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमारे इंटरेस्ट यानी हमारी रुचि अलग हो सकती है, मुझे कोई खाना पसंद होगा, निशा को कोई और खाना पसंद होगा, मतलब फेवरेट फूड डिफरेंट हो सकता है, फेवरेट हॉबीज जो है वो डिफरेंट हो सकती है हमारी, है ना? तो ये क्या हुआ, हम अपने इंटरेस्ट में, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में डिफरेंट होते हैं, यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हम सब कुछ सेम तो नहीं हो सकते, सारे सेम हो गए तो फिर रॉबर्ट्स बन जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान कैसे रखें? स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन। वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस, बेस्ट तरीका है कि मल्टीपल वेज मल्टीपल बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म पेडागोजी नहीं, डिफरेंशिएटेड, है ना? पेपर पेंसिल टेस्ट कोई इकलौता तरीका नहीं है, इससे बच्चा एक्टिव नहीं है, सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ वेज में एक्टिव होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में कई लोगों को डाउट है, मैं लास्ट में कराऊंगी, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, लड्डू सवाल बिल्कुल इसको कहेंगे हम, है ना? जवाब दीजिए फटाफट से, जल्दी से जवाब दीजिए, लाइक शेयर करते हुए, अगर आप भूल गए हैं और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि मुख्य विशेषता कह लीजिए, अनिवार्य लक्षण है, इसेंशियल है, आवश्यक है। यदि रचनात्मकता लानी है बच्चे में, कुछ नया लेकर के आना है या नयापन चाहिए आपको, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए, जरूरी चीज क्या है क्रिएटिविटी के लिए? इंपल्सिवनेस तो ऐसी होती है कि अब मन किया, 1 मिनट में ये शुरू किया, फिर दूसरा कुछ शुरू कर दिया, कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा, मतलब जैसे इंपल्स आ रही है अंदर से वैसे कर लिया, तो इससे क्रिएटिविटी नहीं आती इंपल्स के अकॉर्डिंग, कि सिर्फ इंपल्सिव होने से, ठीक है ना? फिर आती है बात सेंट्रेशन इन थॉट। अगर सेंट्रेशन इन थॉट है, इसका मतलब फोकस नहीं कहते इसको कहते हैं कि बस एक ही तरीके से किसी चीज को देख पा रहे हो, वो प्याजे वाला सेंट्रेशन की बात हो रही है, नेगेटिव है ये। क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगी, डिफरेंट तरीके से सोचने पे, डिसेंटर करने पे आ पाती है क्रिएटिविटी। कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं, है तो इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। आपको बताया था क्या साथ में चलता है, डीसी साथ में चलता है, ना कि सीसी, मतलब कन्वर्जेंट और क्रिएटिविटी साथ में नहीं चलते, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ में जाते हैं। तो दिशाओं में सोचने से रचनात्मकता आती है कि भाई मटका देखा और देखा कि इसमें समस्या होती है लोगों को यूज करने के लिए, तो एक काम करो, इसमें टैप लगा दो। पहले कुछ और सोचा होगा, पहले वो आता था ना मटके से निकालने वाला एक, हाँ, तो पहले वो किसी ने वो भी क्रिएटिविटी सोची होगी, दिशाओं में सोचा होगा, मल्टीपल चीजें सोची होंगी, फिर उसमें से एक चीज यूज की होगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे। यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्ञान की संरचना और अर्थ का निर्माण किस प्रकार करते हैं? प्याजे को याद कीजिए, जो कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं,
यानी बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके सक्रिय भागीदारी के थ्रू यानी नॉलेज का एक्टिव कंस्ट्रक्शन करते हैं। बताइए, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू एक्टिव एक्सप्लोरेशन। हाँ, बच्चा एक्टिव होगा तो बिल्कुल। प्ले में भी बच्चा एक्टिव होता है, खेलते कूदते अपनी मीनिंग का वो वहां पे निर्माण करेगा। एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, हाँ ठीक है, जो भी उसके पास मटेरियल है, एक पेन भी मिल जाएगा तो उसको खोल के देखेंगे, है ना। इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स, यहाँ भी एक्टिव है। तो चारों ऑप्शंस में बच्चा हमें एक्टिव नजर आ रहा है। तो डी ऑप्शन इज दी सिंपल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ उत्तर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।